नावल का नाम आखिर शब के हम सफ़र, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर। बाब नंबर 10, विष्णु बैरागी। क्लिप्तरू देवमाला का वो दरख्त है जो समुंदर मंथन से निकला था और उसके फूलों में अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सी भी खुशबू सूंघी जा सकती थी और जो हर ख्वाहिश पूरी कर देता था। शांति निकेतन में ब्रह्मू मंदिर के पास एक पुराना बरगद खड़ा है। दीपाली सरकार उसे अपना क्लिप्तर समझती हैं क्योंकि एक रोज इस दरख्त ने बड़े अनोखे और गैर मुतवक्का अंदाज में उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। ईस्टर्न रेलवे की साहबगंज लूप लाइन पर कोलकाता से 100 मील के फासले पर संथाल परगना के नज़दीक बोलीवर एक जगह का नाम है। बोलपुर आज से 100 बरस पहले अपने डाकुओं के लिए मशहूर था क्योंकि इस इलाके की कंकरीली ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी और यहाँ के बाशिंदे डाके डालकर अपना पेट पालते थे। वो छुरी जिससे ये डाकू मुसाफिरों का गला काटते थे बोल कहलाती थी और इसी वजह से इस वीराना का नाम बोलपुर पर गया था। हिमालय पर शांति की तलाश से नाकाम लौटने के बाद एक मर्तबा महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जमींदार सिन्हा के मिलने पालकी में बैठे रायपुर जा रहे थे जब बोलपुर का ये सुनसान बेड़ा रास्ते में पड़ा। इस मैदान में महर्षि को एक बड़ा सायादार दरख्त नजर आया। उन्होंने पालकी वहीं रखवाली और दरख्त की छांव में कालीन बिछाकर मराकबे में मसरूफ हो गए। वहां उन्होंने बोजियु गुरुदेव पशु शु बोन मादिवशे या औषधि शु बू नस्पति शु तस्मी दिवा बा नमू नमा वाली विदिक हमद दोहराई और महर्षि को इस दरख्त के नीचे वो शांति मिल गई जिसकी खोज में वो सारे हिंदुस्तान में घूमे थे। उन्होंने रायपुर जाकर जमींदार सिन्हा से ये इलाका खरीद लिया, दरख्त और बाग लगवाए। डाकुओं ने डाका डालने से तौबा की और 1863 में महर्षि ने अपनी आराम व आराइश की जिंदगी त्याग कर यहाँ शांति निकेतन आश्रम कायम किया। शांति निकेतन विला तिम्मीर का रवाई और यहाँ रहने लगे। बरगद के इस दरख्त के नीचे उन्होंने एक मरमरी माबद बनवाकर उसके फाटक पर लिखवाया, आमार परा नीरा आराम सोनीवर आनंद आत्मार शांति। इस दरख्त के नीचे महर्षि को जरा मिल गया, खुदा मिल गया था। आज ये शांति निकेतन हिंद कदीम की जंगल की दरसगाहों की तर्ज पर बने हुए दारुल उलूम विश्वा भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया में मशहूर है। दूसरी जंग अजीम ने गांधी और वारदा आश्रम, नेहरू और आनंद भवन और टैगोर और शांति निकेतन वाले हिंदुस्तानी को कौमी जद्दोजहद के एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। और गो शांति निकेतन की फ़िज़ाएं हमेशा की तरह पुरसुकून और नगमा बार हैं और गुरुदेव अभी जिंदा हैं और डॉक्टर नंदलाल बोस और अपिंदर नाथ टैगोर और हिंदुस्तानी निशाता सानिया के दूसरे अजीम मुसव्वर कला भून भी मौजूद हैं, मगर दुनिया के मामलात तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। आमार परा नीर आराम मुनीर आनंद आत्मार शांति। सितंबर 1940 की एक शाम शांति निकेतन की एक नई तालिब इल्म थर्ड ईयर की दीपाली सरकार बरगद के नीचे बैठी मरमरी फाटक पर मुनक्किश इन सहर अंगेज अल्फाज पर नज़र डालकर सोच रही थी, कमाल है महर्षि को इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल हो गया था। मगर महर्षि कभी 20 वर्ष के भी तो रहे होंगे। अपनी नोटबुक बंद करके वो बरगद के पत्तों की नाव बनाते बनाते सोचने लगी, कलपतरा जिंदगी के पत्ते गिरते जा रहे हैं। अलख निरंजन दूर से आवाज आई। उसने चौंक कर जंगल की तरफ देखा। दूर एक पगडंडी पर चंद्र विष्णु बैरागी नारा लगाते तेज तेज चले जा रहे थे और दीपाली को याद आया कि ये बेरबूम है चंडीदास की सरजमीन। उसने झुककर सुर्ख सिटी पर हाथ रख दिया, चंडीदास की सरजमीन। वो किताबें समेटकर हॉस्टल वापस जाने के इरादा से उठने लगी कि अचानक सामने पगडंडी पर पत्ते खड़खड़ाए। उसने नज़रें उठा के देखा। एक लंबी स्याह दाढ़ी और स्याह जुल्फों वाला विष्णु सन्यासी ऐन उसके सामने खड़ा था।
वो घबराकर खड़ी हो गई और सन्यासी को प्रणाम किया। तब उस नौजवान बैरागी ने बड़ी शुगुफ्तगी से कहा, दीपाली, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हमें लगता है तुम्हें रूहानियत के दर्स की अशद ज़रूरत है। दीपाली के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो चबूतरे पर बैठ गया और चारों तरफ नज़र डाली। फिर उसने जोले में से सिगरेट निकालकर जलाया, मगर फौरन ही बुझा दिया। बच्चा, हम तुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तूने हमारी बहुत सेवा की है और हम तेरी बहादुरी के सख्त कायल हो गए हैं। तू वाकया कमाल की लड़की है। दीपाली ने बुमें जोड़कर कहा, आप? हाँ बिटिया। दीपाली सरासमा हो गई। आपको इस कदर रैकलेस नहीं होना चाहिए। अब मैं किसी की आया वाया बनने नहीं जाऊंगी। रैकलेस? ये शांति निकेतन तो अपना पुराना अड्डा है बच्चा। बरगद के नज़दीक मरमरी इबादतगाह में किसी ने चिराग जला दिया। फिर कदमों की चाप दूर हो गई। तो पूजा पाठ नहीं करती बिटिया? दीपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने फाटक पर लिखे हुए अल्फाज पर नज़र डाली और उन्हें आहिस्ता से दोहराया। फिर वो भी किसी सोच में डूब गया। अब शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त यहाँ मिल जाऊंगी? चंद लम्हों बाद दीपाली ने सर उठाकर उससे पूछा। वो अपने ख्यालों से चौंका और दफातन हंस पड़ा, अपने इल्म के ज़ोर से। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कहा, हमें तेरे मुतल्लिक सब मालूम रहता है बच्चा। हम जानते हैं कि तू रोज़ शाम को यहाँ बैठकर अपना होमवर्क करती है। तो बतलाइए, अब मेरे लिए क्या काम है? दीपाली ने ज़रा दृष्टि से कहा। क्या हम किसी काम के बगैर तुझसे नहीं मिल सकते? सन्यासी ने इत्मीनान से जवाब दिया और चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा रहा। अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नजर आ रही थी। हवा के एक झोंके ने श्राइन में लगे एक दरख्त के सुर्ख फूल चबूतरे पर बिखेर दिए। बहुत दूर विशाल के दरख्तों के एवेन्यू में गुरुदेव किसी से बातें करते हुए गुजर रहे थे। गुरुदेव जा रहे हैं, सन्यासी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। दीपाली भी चबूतरे पर से उठी। गुरुदेव अंधेरे में गायब हो गए। दफातन दीपाली को महसूस हुआ कि ये शाम मुनफरद है, फिर कभी वापस न आएगी। सन्यासी ने झोले में से निकालकर घड़ी देखी और पहली दफ़ा संजीदगी से कहा, शौकती, लो तुम्हें एक काम बता ही दें। दीपाली ने तिवरी पर बल डालकर उसे देखा। मेरा नाम दीपाली है। हाँ, लेकिन तुम मेरी शौकती हो। दीपाली, मैं तुम्हें शक्ति ही पुकारूंगा। चलो जल्दी से एक और काम करो थोड़ा सा। दीपाली गुमसुम खड़ी रह गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहिए, उसने फाटक की तरफ देखते हुए कहा। हमें कहीं से सिगरेट ला दो। हमारे पास यही एक सिगरेट बचा है और बहुत दूर जाना है। बहुत अच्छा, लेकिन आप महज सिगरेट लेने? हमने कहा तो हम तुम्हें दर्शन देने आए थे बच्चा। सिगरेट के अलावा और कुछ तो नहीं चाहिए? दीपाली ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया और सन्यासी के संजीदा लहजे से बेहद घबराई। फिलहाल नहीं। वो फिर चबूतरे के किनारे पर टिक गया और बड़ी गंभीर आवाज़ में कहने लगा, दीपाली, मैं इसलिए आया था कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। अब तक तुम मेरे लिए महज एक और राब्ता, महज एक और नाम रही हो, या धुंधलके में सुनी हुई एक और आवाज़। तुम्हारे घर पर भी मैं आपका सिगरेट ले आऊं? दीपाली ने घबराकर उसकी बात काटी। हमसे डरो मत बच्चा, हम एक बहुत शरीफ साधु हैं। दीपाली हंस पड़ी और यकलख्त उसे उमा राय की डांट याद आई। स्कूल गर्ल्स गिगल्स और उमा राय के ख्याल ने उसे अचानक बेहद दिल गिरफ्तार परेशान कर दिया। तुम्हारे साहब और मेम साहब कैसे हैं? उनका तबादला हो गया। उनकी जगह चार्ल्स बार्लो आए हैं। रेवेंडर बनर्जी के उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि मिस्टर बार्लो की बड़ी बहन 22 साल में मिशनरी हैं, चटगाम से तब्दील होकर आए हैं। रोज़ी खैरियत से है जी। किसी को उसके मुतल्लिक कोई शुबा तो नहीं हुआ है? जी नहीं। उसे ख़त लिखकर पूछो कि चार्ल्स बार्लो खोलना किस रोज़ पहुंच रहा है। चार्ल्स बार्लो के नाम का कोड याद है? वो उठ खड़ा हुआ। जी हाँ, बताओ तो। दीपाली ने बतलाया। वंडरफुल। सन्यासी ने खुश होकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, फिर घबराकर जल्दी से हटा लिया। उमा से कब से नहीं मिली? सन्यासी ने दीपाली का रंग बदलते नहीं देखा। उसने उमा का नाम जिस अंदाज से लिया था, आप लोगों के गायब होने के दूसरे हफ्ते ही तो वो कोलकाता चली गई थी, अब तक वहीं है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में बाबा के साथ कोलकाता गई थी गाने रिकॉर्ड करवाने, मगर उमा दी से मुलाकात ना हो सकी, ना उनका पता मालूम था।
और उन्होंने मुझे कोई ख़त पत्र कभी भेजा नहीं। वो कलकत्ते में किसी कॉलेज में पढ़ा रही हैं, अपने भाई के साथ बालीगंज में रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो चौंके पार्टी की बाकायदा मेंबर नहीं, इसलिए ना अंडरग्राउंड में गई ना जेल, ठीक है ना। और सुना है कि उनके डीआईजी मामू ने गवर्नमेंट को जमानत दी है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। आपको तो ये सब मालूम ही होगा। हाँ मालूम है। फिर उसने ज़रा तौक़ुफ़ से कहा, अच्छा जाओ भागो, सिगरेट लेकर आओ, जो भी मिले। आप इस रास्ते पर जाइए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। सन्यासी चलने लगा, फिर ठटक गया। एक बात और, कैंटवेल ताज़ा वारद और ना तजुर्बाकार नौजवान था। बार्लो पुराना घाघ है, उसके बाप दादा तक बंगाल सिविलियन थे। इस चीज़ का तुम लोग ख्याल रखना, बड़ा सख्त गिर अफसर है। ट्रस्ट तहरीक के ज़माने में कई नौजवानों को फांसी के तख्ते पर भिजवा चुका है। दीपाली को कपकपी सी आई। सन्यासी कहता रहा, रोज़ी से कहना बेहद एहतियात से काम लेकर हमें इतलात पहुंचवाए और अपने बाप को किसी तरह नाराज़ या नाखुश न करे, ये बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा, दीपाली ने जवाब दिया। सन्यासी पगडंडी पर आगे बढ़ गया और दीपाली भागती हुई इमारतों की तरफ चली गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई और बरगद के सुनसान चबूतरे पर एक नज़र डालकर साल के एवेन्यू पर दौड़ना शुरू कर दिया। सन्यासी सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कलाबून के सामने वाली सड़क पर चला जा रहा था। दीपाली ने फूली हुई सांस से उसके करीब जाकर कहा, लीजिए। सन्यासी ने पलट कर देखा। ओह थैंक्स। उसने बड़ी खुशी से सिगरेटों के पैकेट अपने झोले में गिरा दिए और मुस्कुराया। अब चांद तुलू हो रहा था। बहुत दूर से अलख निरंजन की आवाज़ आई। सड़क के किनारे समुंदर के सुरीले शोर की मानंद सदा बहार वलायती जाओ की नाजुक डालियां हवा में सरसरा रही थी। शीशम के झुंड के परे तुलबा के झोंपड़ों में रोशनियां जलमलाईं। दीपाली सरकार सर झुकाकर सड़क को देखने लगी। मिट्टी में कांच की सुर्ख चूड़ियों के चंद टुकड़े चमक रहे थे। उसने अंगूठे की नोक से एक टुकड़े को छुआ और एक कदम पीछे हटी। बाड़ पर फैली बेल पर से एक गिरगट उछलकर पत्तों के अंदर चला गया। दूर सरी सदन में चंद लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया। निताई डाके आई आई, गोड़ डाके आई आई, यहाँ अनिल कुमार दास तुमसे राब्ता रखेगा। सन्यासी की आवाज़ उसके कानों में आई। बहुत अच्छा। संथाल परगना संन्यास लेने के लिए आइडियल जगह है, मगर हम यहाँ से भी डेरा डंडा उठाकर कूच कर गए हैं। अगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो तैयार रहना शौकती। बहुत अच्छा। करीब से चंद संथाली औरतें सर पर टोकरे उठाए गुजर गईं। उनके पीछे तलबा की एक टोली टहलती हुई आ रही थी। अच्छा, जीती रहो, खुश रहो, हम जाते हैं। सन्यासी ने मुतानत से आशीर्वाद दी और तेजी से आगे बढ़ गया। दीपाली उसे चांदनी के खनक धंधले में गायब होती देखती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटी। बरगद का चबूतरा अब भी सुनसान पड़ा था। आज शाम मैं सोच रही थी कि काश। उसने एक पत्ता उठाकर नाक से छुआ और अपने आप से कहा, कल्पतरू। फिर उसने दरख्तों की उस झुंड का चक्कर लगाया। ब्रह्मू मबद में चिराग सुकून से जल रहा था। अमार परानेर आराम, मोनेर आनंद, आत्मार शांति। उसने चुपके से दिल में दोहराया और दिल ही दिल में मुस्कुराती मसरूर रोज़ी बनर्जी को खत लिखने के इरादे से अपने कमरे की सिमत रवाना हो गई। बाब नंबर 11, लिली कॉटेज। लिली कॉटेज में दोपहर की चाय के इंतजामात बड़े ज़ोरों पर किए जा रहे थे। एस्थर बनर्जी केक पर सफ़ेद और गुलाबी आइसिंग कर रही थी। डेजी आया सैंडविच बनाने में मशगूल थी। गुलदानों में ताज़ा फूल लगे थे। सिटिंग रूम में क्रॉस स्टिच की नफीस कढ़त के धुले हुए टेबल क्लॉथ मेज़ों पर पड़े थे। चाय का नया सेट सिलहट की बैत की कश्ती में सजाद बस्ती मेज़ पर रखा था और उस पर हरी कांच के मोतियों की झालर वाली बड़ी जाली ढांप दी गई थी। टीकोजी और कुश्तों की कशीदाकारी काबिले दीद थी। पादरी बनर्जी स्याह सूट पहने ज़रा मुतफक्कर से बरामदे में टहल रहे थे और बार बार वास्कट की जेब से जंजीर वाली घड़ी निकाल कर देख लेते थे। रोज़ी अपने कमरे में दरवाजे बंद किए, चटखनियाँ लगाए, किला बंद बैठी थी। ठीक 4 बजे घोड़ा गाड़ी सामने आन कर चुकी और पादरी हेनरी बसवास, मिसिज मेरी बसवास, उनका फर्जंद मिस्टर लूथर बसवास और छोटी लड़की एडथ बसवास नीचे उतरे। एडथ बसवास ने एक अटैची केस उठा रखा था।
इस्थर बनर्जी लपकी हुई बाहर आई और दोनों मियाँ बीवी ने मेहमानों का खैर मुकद्दम किया और सिटिंग रूम में लेकर आए। बसवास खानदान ज़रा सेल्फ कॉन्शियस सा होकर कुर्सियों पर टिका। पादरी और मिसेस बसवास और मिस्टर लूथर बसवास सोफे पर एक कतार में इस तरह सीधे होकर बैठ गए जैसे पहले ज़माने में लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए फ़ोटोग्राफ़र के सामने बैठते थे। एडिथ अलबत्ता इत्मीनान से ग्रामोफोन के पास जा खड़ी हुई। मिसेस बसवास ने नाकदाना नज़रों से कमरे पर नज़र डाली जो घर की गुर्बत मगर सलीका का ऐनादार था। दोनों काले पादरियों ने आपस में इधर उधर की बातें शुरू की। ये कुशन मेरी रोजी ने काढ़े हैं। एस्थर बनर्जी ने मिसेस बसवास को सोफे के कुशनों का दीदा नज़रों से जायजा लेते हुए देखकर फौरन कहा। मिसेस बसवास अखलाकन मुस्कुराईं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एस्थर बनर्जी गले में एक बेहद पतली सुनहरी जंजीर के अलावा सोने का एक भी जेवर नहीं पहने हैं और सुर्ख किनारे वाली सफ़ेद बंगाली साड़ी में एक जगह पर बारीक खोम भी भरी गई है। खुद मिसेस बसवास क्रोशिया की चौड़ी लेस वाले सफ़ेद पेटीकोट के ऊपर तेज़ गुलाबी जारजट की साड़ी बांधकर और स्याह साटन का ब्लाउज पहनकर आई थी और सोने की चूड़ियाँ उनके हाथों में चमचमा रही थी। सुबक सा रुमाल एक आस्तीन में गुरुस रखा था। कानों में एक एक सुई वाले बुंदे पहने थे। 15 साल एडथ ओदे रेशमी फ़राक में मलबूस थी। सफ़ेद मौजे, काले जूते, बिन ब्याही देसी ईसाई शरीफ ज़ादियों की मानंद फ़राक पर दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। पादरी बसवास सीधे साधे आदमी मालूम होते थे और ज़ाहिर था बीवी उन पर हावी हैं। लोथर बसवास एक मुनहनी मस्कीन सूरत और शर्मीला नौजवान था। दोनों बाप बेटे पूरे सूट में मलबूस थे। पिछले क्रिसमस वीक में ऑल इंडिया मिशनरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब लूथर बसवास पंजाब वापस गए तो रोज़ी बनर्जी पर आशिक होकर वापस आ गए थे। वो लुधियाना में मिशन स्कूल में साइंस मास्टर लगे हुए थे। 1-2 साल बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में लेक्चरर होकर जाने का चांस भी था। उन्होंने लुधियाना वापस जाकर कुछ अरसे बाद अपने पापा रेवरेंड बनर्जी बसवास के ज़रिए पादरी बनर्जी को शादी का पैगाम भिजवाया था। देसी ईसाई फ़िरके में अच्छे लड़कों की हमेशा से कमी रही है। ईसाई लड़कियां अमूमन आला तलीम याफ्ता और स्मार्ट हो जाती हैं। बेशतर ईसाई लड़के स्टेनोग्राफ़र या सेल्समैन से आगे नहीं बढ़ पाते। इस वजह से ईसाई लड़कियां आम तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। चुनाचा जब लूथर विश्वास का पैगाम आया तो पादरी बनर्जी खुश हुए। जब से रोज़ी बड़ी हुई थी उन्हें उसके ब्याह की फ़िक्र ने आ घेरा था। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी चहेती बेटी अपने घर चली जाए। उन्होंने रोज़ी से तज़किरा किए बगैर अपनी बीवी से सलाह मशवरा करने के बाद खालिस हिंदुस्तानी माँ बाप की तरह पैगाम मंजूर कर लिया। वो ये सोच भी ना सकते थे कि उनकी फर्मा बरदार और सादतमंद बेटी को उनके इंतखाब पर कोई एतराज़ हो सकता है। पादरी बनर्जी की ख्वाहिश थी कि रोज़ी का रिश्ता किसी हम पल्ला ब्राह्मण क्रिश्चियन ख़ानदान में होता। रोज़ी माँ और बाप दोनों की तरफ से नजीबुल तरफ़ैन कुलीन ब्राह्मण ज़ादी थी, मगर आजकल ख़ानदानी लड़के मिलते कहाँ हैं। और पादरी बसवास भी अच्छी ज़ात के आदमी थे। हालांकि बसवास अमूमन शेड्यूल्ड कास्ट वालों का नाम भी होता था। उनके मशरी बाप दादा बंगाल से जाकर लुधियाने में सेटल हो गए थे। पादरी बसवास को बंगाली ज़बान भी नहीं आती थी क्योंकि उनकी माँ पंजाबी थी। खुद मेरी बसवास भी पंजाबी थी और वाक़या अपने अंदाज और वज़ाकता से कुछ चमरेशियन मालूम होती थी, मगर बहरहाल बहुत माकूल ख़ानदान था। और सबसे बड़ी बात यह कि मिशनरी कॉन्फ्रेंस के ज़माने में पादरी बनर्जी लड़के की आदात ख़साइल से खुद वाकिफ़ हो चुके थे। लड़का उन्हें पसंद आया था। शरीफ, हलीम, मुल्तबा और बेहद मजहबी नौजवान था। रोज़ी को बड़े आराम से रखेगा। पिछले हफ्ते पादरी बसवास का ख़त आया था। वो और उनकी बीवी लड़की को देखने और बात पक्की करने के लिए ढाका आ रहे हैं। और रोज़ी को जब एस्थर बनर्जी ने यह इतला दी थी तो ऐसा लगा था जैसे उसके ऊपर बम का गोला आन गिरा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस लम्हे से बिल्कुल चुप साध ली थी। नेपाली इतनी दूर शांति निकेतन में थी और जिससे वो अपना दुख दर्द कह सकती, जहाँ आरा के पास वो अपना दुखड़ा लेकर जाना ना चाहती थी।
इसकी इस खामोशी को उसके वालिदैन ने बच्चियों की शर्म हया पर महमूल किया था कि इस लड़की को मेके से इतनी दूर काले कोसों ब्याहे जाने का गम न होगा। लेकिन आज बसवास फैमिली वाकया आन पहुंची थी। रोजी ने बड़ा ही अजीब और गैर मुतवक्का रवैया अख्तियार कर लिया था। एक तो वो सारी रात रोती रही थी, फिर सुबह से अपना कमरे अंदर से बंद करके बैठ गई थी। पादरी विश्वास माँ अपने ख़ानदान शहर में अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ उतरे थे और ठीक 4 बजे लिली कॉटेज पहुँच गए थे। और अब पादरी और मिसेस बनर्जी को रोज़ी के मुतालिक पहली बार घबराहट शुरू हुई। डेजी चायदानी लेकर कमरे में आई और एस्थर बनर्जी ने रसगुल्ले और चमचम मलाई जो उन्होंने खुद बनाए थे मेहमानों को पेश किए। वो बेचारी होने वाले दामाद की बेइंतहा खातर कर रही थी और अभी से उनको उसके बुलेपन और शराफत पर ममता बड़ा प्यार आने लगा था। मगर मिसेस बसवास बड़ी खौफनाक साबित होगी, इसकी उन्हें परेशानी थी। रोजी का कमरा डाइनिंग रूम के दूसरी तरफ था और सिटिंग रूम में से उसका बंद दरवाज़ा नज़र आ रहा था। पादरी बनर्जी मेहमानों से बातें करते करते कमरे पर बेचैनी से इस दरवाजे पर नज़र डाल लेते। दरवाजे पर पड़ा नीला पर्दा हवा में लहराए जा रहा था। रोजी सिस्टर कहाँ है? एडिथ विश्वास ने नज़ाकत से सैंडविच उठाकर थैंक यू आंटी कहने के बाद मिसेस बनर्जी से दरियाफ़त किया। अभी आती है, ज़रा उसकी तबीयत। एस्थर बनर्जी ने यकलख्त ज़रा हकलाकर बेबसी से अपने शोहर को देखा। क्या हुआ उसे? मिसेस बसवास ने अब्रू उठाकर सवाल किया। कुछ नहीं बहन, दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। आज सुबह से सर में दर्द है। पादरी बनर्जी ने फौरन पादरी बसवास को मुखातब किया। लुधियाने में महंगाई का क्या हाल है? यहाँ तो वार की वजह से। लूथर विश्वास ने टाई ठीक करते हुए सर घुमाकर दसदीदा नज़रों से नीले पर्दे वाले दरवाजे को देखा। उन्हें मालूम था कि ये रोजी का कमरा है और मिशनरी कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोजी ने इसी सिटिंग रूम में बैठकर उनके साथ कैरम भी खेला था और कैरम के पाउडर का डब्बा लाने के लिए वो इस कमरे में भी हो आए थे। ओ आंटी, मैं ये रिकॉर्ड देख सकती हूँ? एडिथ ने चाय की प्याली ख़त्म करके ग्रामोफोन की तरफ मुड़ते हुए कहा। ज़रूर ज़रूर, मिसेस बनर्जी ने कहा। वो बेसाख्ता ये भी इजाफा करना चाहती थी कि रोज़ी को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, मगर वो चुप हो गई। एडिथ फर्श पर अकड़ू बैठकर मेज़ के निचले खाने में रखे हुए रिकॉर्ड उल्टने पलटने लगी। ज़्यादातर वो घिसे पिटे पुराने रिकॉर्ड थे जो एक मरतबा ढाका के एक अंग्रेज़ अफसर ने वलायत जाते वक्त मिशन कंपाउंड में भिजवा दिए थे। डेजी ने जाकर रोज़ी का दरवाज़ा खटखटाया, जवाब नहीं मिला। अब 6 बजने वाले थे। मिसेस बनर्जी उठी, डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम का दरमियानी दरवाज़ा बीड़ा और जाकर रोज़ी के दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी। रोज़ी रोज़ी बेटे, बात तो सुनो। वो अब रूहांसी हो रही थी। मिसेस बनर्जी चंद मिनट तक दरवाजे पर खड़ी रहीं, फिर सर झुकाए सिटिंग रूम में वापस आ गई और शोहर को मल्तिजियाना निगाहों से देखा। पादरी बनर्जी आहिस्ता से उठे और अपने पीछे सिटिंग रूम के कवाड़ बंद करते हुए रोज़ी के दरवाजे पर पहुंचे और धीरे से दस्तक दी। रोज़ी रोज़ी बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, बात तो सुनो, उन्होंने बेहद लजाजत से कहा। रोज़ी ने दरवाज़ा खोला। पादरी बनर्जी अंदर आ गए। रोज़ी कंधों पर बाल बिखराए सफ़ेद साड़ी पहने तस्वीर की मानंद सामने चुप खड़ी थी। अचानक उनकी आंखों के सामने एक और तस्वीर आ गई। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पहली बार नौजवान एस्थर गरीबाला को देखा था, जो कंधों पर लंबे लंबे बाल बिखराए सफ़ेद साड़ी पहने राइट रेवंडो वल्फ्रेड ब्राउन की कोठी के बरामदे में खामोश खड़ी थी जब वो उसे मिलने के लिए बुलाने गए थे। उस एस्थर और इस रोज़ी में इतना फ़र्क क्यों? क्या ज़माना इतना बदल गया था? उस एस्थर की आंखों में महज लाज थी और स्पुर्दगी। इस रोज़ी की आंखों से ज़िद और हट और खुदसरी की चिंगारियां सी निकल रही थी। इस खुदसरी को आजकल के ज़माने में खुद एतमादी कहा जाता है, मगर वो तो अपनी लाडली बच्ची की भलाई ही तो चाहते हैं। वो अपने बूढ़े बाप से इस कदर खफा क्यों हो गई? यक बैक रोज़ी आगे बढ़ी और उनकी टांगों से लिपट कर कहने लगी, पापा पापा, मुझे ले जाकर दरिया डबो दीजिए, मुझे मार डालिए जान से, मगर मैं इस चुगत से, इस कार्ल्टन से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। अब वो सिसकियों से रो रही थी। कार्ल्टन?
पादरी बनर्जी हक्का बक्का रह गए। रोजी बेटा, उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, मेरी नाक का तो ख्याल करो मेरी बच्ची। लूथर बड़ा अच्छा लड़ नहीं नहीं, रोजी ने बच्चों की तरह मचल कर रोते हुए उनकी बात काटी। फिर क्या करेगी अहमक? पादरी बनर्जी को एकदम गुस्सा आ गया। किसी हिंदू से शादी करेगी, ये इरादा है तेरा, या मुसलमान से ब्याह रचाएगी? अपनी माँ का हशर भूल गई बदबख्त, उन्होंने गर्ज कर कहा, और उनको बिल्कुल ख्याल न रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सिटिंग रूम तक आवाज़ जा रही है। उन्हें अपनी पुरस्कून ज़िंदगी में ऐसा क़यामत खेज़ वक्त भी देखना पड़ा, और अपनी औलाद के हाथों। खुदावंद, मैंने तेरा क्या गुनाह किया था खुदावंद? पादरी बनर्जी को पता भी ना चला कि मिसिज मेरी विश्वास पीछे आन खड़ी हो गई हैं और बाप बेटी का सारा मुकालमा सुन चुकी हैं। एस्थर बनर्जी सहमी हुई उनके अकब में खड़ी थी। मिसिज विश्वास को देखकर रोजी फर्श से उठी और तीर की तरह गुसलखाने में घुसकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। पादरी बनर्जी ने मुड़कर मिसिज विश्वास को देखा और सकते के आलम में खड़े रह गए। चंद लम्हों तक मुकम्मल सकूत तारी रहा। उसके बाद मिसिज विश्वास ने जहर में बुझी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा तो हम कार्ल्टन हैं हेनरी। उन्होंने सिटिंग रूम की तरफ मार्च करते हुए ललकारा। हम अपनी इंसल्ट करवाने लुधियाने से आए थे, चलो उठो। एस्थर बनर्जी रोती हुई उनके पीछे लपकी। सिटिंग रूम में आकर उन्होंने कहा, बहन, खुदा बाप के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। रोज़ी बड़ी ज़िद्दी लड़की है, आजकल की औलाद है, मेरी समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहूँ। इस दौरान में पादरी हेनरी विश्वास और मिस्टर लूथर विश्वास सुम्मुन बुक्कुन खड़े बाकी लोगों को तक रहे थे। मिसिज विश्वास ब्लाउज की आस्तीन से रुमाल निकालकर नाक सूंघते हुए सोफे पर बैठ गईं और शोला बार निगाहों से मेज़बान खातून को घूरा। पादरी बनर्जी इस असना में सिटिंग रूम से गुजरते हुए जाकर बरामदे के एक दर में खड़े हो गए थे और सर झुकाकर फर्श को देख रहे थे। अब मिसिज विश्वास ने रुमाल आंखों पर रख लिया और आंसू बहाने पर आमादा हुई। चलो डियर, वापस चलें। पादरी विश्वास ने आगे बढ़कर नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा और मिसिज विश्वास ने गुस्सा से उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, हम अमीर लोग नहीं हैं, लुधियाने से चलकर राजकुमारी को देखने आए। आपने खुद बुलाया था, 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया। ओ शट अप माय डियर, पादरी विश्वास ने कुफत के साथ कहा। लूथर विश्वास छत को तक रहा था। 4 आदमियों का इंटर क्लास का किराया, लुधियाने से ढाके। हम अमीर नहीं हैं, आपकी तरह चर्च फंड का रुपया नहीं खाते। ओ कीप क्वाइट मामा, लूथर विश्वास ने इंतहाई खिफ़त और झंझलाहट के साथ वालदा को खामोश करना चाहा। तुम चुप रहो जी, मैं उनसे मिसिज बनर्जी से बात कर रही हूँ। आपने हमें ख़त लिखा, आपने मिसिज बरकत मसीह के ज़रिए हमें कहलवाया कि आकर लड़की देख जाओ। ओ शट अप मामा प्लीज़, लूथर विश्वास ने पसीना पसीना होते हुए दोबारा इस्तदा की। यू शट अप इडियट डैम फूल, मिसिज विश्वास अब हिस्टेरिकल होने वाली थी। इधर एडिथ ने इट वॉज इन द ऑनल ऑफ कैप्री वेट आई फाउंड हर का दकियानूसी रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर लगा रखा था जो री री किए जा रहा था। लूथर विश्वास ने उठकर गुस्से के साथ रिकॉर्ड पर से सुई हटा दी और बहन को घूर कर देखता हुआ कुर्सी पर आन बैठा। हमने इंक्वायरी की, मिसिज विश्वास कहे गई। मैंने डाके अपनी सिस्टर इन लॉ हेनरी के कज़न ब्रदर की वाइफ को ख़त लिखा कि लड़की के हालात मालूम करो। उन्होंने हमको लेटर लिखा। मैंने हेनरी को बोला मार्जरी सिस्टर ने लिखा है, लड़की की शोहरत अच्छी नहीं है, लड़की के हिंदू बॉयफ्रेंड हैं, लड़की कांग्रेसी और कम्युनिस्ट हो गई है। ओ मामा प्लीज़। मगर ये गधे का बच्चा मिस साहिबा पर लट्टू हो चुका था। क्या आगरा, क्या सियालकोट, क्या लाहौर, हर जगह से इसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। मिस्टर एडवर्ड मुनव्वर खां तो डिप्टी कलेक्टर हैं मेरठ में, उनकी लड़की आईटी में पढ़ रही हैं। इस तक की बात आ गई थी, ऐसा मेरा हीरा बेटा है। आपकी लड़की में है क्या, ज़रा सुनूं तो। पादरी बनर्जी कमर के पीछे हाथ बांधे बरामदे में खड़े रहे। एकदम उनकी कमर झुक सी गई थी। मिसिज विश्वास की तकरीर जारी रही। हम तो इस गधे के बच्चे की जिद पूरी करने इतनी दूर चलकर आए हैं। है क्या आपके पास ये फिफ्टा घर? मेरा बेटा तो सेंट जॉन्स कॉलेज में लेक्चरर होने वाला है, एमएससी पास है, किसी खच्चर पादरी मिशन स्कूल में नहीं पढ़ाता, हालांकि वो खच्चर पादरी मिशन स्कूल ही में पढ़ा रहा था। माय डियर, पादरी विश्वास ने कहना चाहा। मामा एडथ ने आवाज़ निकाली।
देखूं तो कौन सा ICS मिल जाएगा आपकी लड़की को जो उनके लक्षण हैं डाके आकर सुन लिए। मेरी क्यों अपनी जीभ खराब करती हो? पादरी विश्वास ने फिर एहतजाज किया। बड़ा लिली कॉटेज का शोहरा सुना था, देख ली आकर लिली कॉटेज। मैं तो अपने घर में एक दिन भी ऐसा सड़ा हुआ फर्नीचर ना रखूं। और भाई हम कोई देसी पादरी की तनख्वाह पर गुजर थोड़ी ही कर सकते हैं। हमारी तो घर की जिम्मेदारी भी है। खुदा बाप का हर तरह से फजल है। मिस साहिबा अगर आती हमारे यहाँ नसीबा खुल जाता, रानी रानी बनकर रहती। मिसेस बिस्वास ये बिल्कुल भूल गई कि सिर्फ चंद मिनट कबल उन्होंने अपनी गुर्बत का शिकवा किया था, मगर अब फिर उन्हें अपना माली नुकसान याद आ गया और उन्होंने चलाकर कहा, 500 रुपया खर्च हो गया हमारा। इतने में लूथर बिस्वास जल्दी से बाहर जाकर घोड़ा गाड़ी ले आया था। उसने अंदर आकर पहली बार गुस्से से बात की। मामा कम ऑन, डोंट क्रिएट ए सीन, बिहेव योर सेल्फ प्लीज। अब बस करो। अपनी मामा का हाथ पकड़कर उन्हें तकरीबन खींचता हुआ बाहर ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। पादरी बनर्जी बिस्वास सर झुकाए उनके पीछे पीछे बाहर आए। एडथ बिस्वास ने मेज पर से अटैची केस उठाया जिसमें सुनहरी बेल लगी रेशमी साड़ी और मंगनी की अंगूठी मुकफ्फल थी। बाहर आकर वो उचक के गाड़ी में सामने की सीट पर बैठ गई। पादरी बिस्वास वापस पलटे और बरामदे के दर में खड़े पादरी बनर्जी से हाथ मिलाया। सॉरी रेवंड, आई एम वेरी सॉरी, नॉट योर फॉल्ट, उन्होंने रसान से कहा। पादरी बनर्जी हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खामोश खड़े रहे। एस्थर बनर्जी सिटिंग रूम के दरवाजे से लगी खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। लूथर भी जचे तुले कदम रखता बरामदे की सीढ़ी पर आया और सर खम करके कहा, आई एम सॉरी, प्लीज डोंट माइंड माई मदर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू माई सन, पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से जवाब दिया। लूथर जल्दी से वापस लौटा और गाड़ी में एडथ के बराबर बैठ गया। मिशन कंपाउंड के सारे बच्चे और औरतें गाड़ी से ज़रा फासले पर जमा हो गए थे। डेजी के जरिए खबर सारे कंपाउंड में फैल चुकी थी। कल तक ढाके की सारी नेटिव क्रिश्चियन सोसाइटी में नशर हो जाएगी। घोड़ा गाड़ी लिली कॉटेज का चक्कर काटकर फाटक की तरफ बढ़ी। लूथर विश्वास खिड़की में से सर निकालकर ताज़ा हवा नथनों में दाखिल करने की ख्वाहिश कर रहा था। जब गाड़ी कंपाउंड से बाहर जाने लगी तो उसने देखा कि रोजी बनर्जी लिली कॉटेज के पिछवाड़े अपने गुसलखाने की सीढ़ियों पर संगी मूरत की मानंद साकत बैठी हैं। लूथर विश्वास ने अहमकों की तरह हाथ उठाकर उसे वेव करना चाहा, मगर हाथ मफलूज सा हो गया। गाड़ी चरख चूं करती कच्ची सड़क पर आ गई। लिली कॉटेज के अंदर पादरी बनर्जी अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें रोजी के इनकार से ज़्यादा इस इंकशाफ से धक्का लगा कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ मगर दुनिया बदल चुकी है। हमेशा की तरह साबर शाकर गिरीबाला बनर्जी आंसू खुशक करके जार का सामान मंगवाने में मसरूफ़ हो गईं।